हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था परसेंटेज का ऑफशॉट क्लास का, तो ये हमारा अब हम इसका 50 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ये 50 से 70 के बीच के जो क्वेश्चंस हैं अब हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपका जो हाफ चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है इस चैप्टर के पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद आपको कीस्टोन क्लासेस वाले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, बेस्ट पीवाईक्यूज वाले चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, बेस्ट पीवाईक्यूज पे आपको प्रैक्टिस क्लास ही मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। कीस्टोन क्लासेस वाले पे जैसे ही पीडीएफ आएगी इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी इस पूरे चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और एक छोटी सी और बात है मेरे बैठे बैठे दिमाग में है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 2-3 महीने में मैं इसके 3-4 से 4-5 चैप्टर ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करा पाऊंगा खींच के भी, क्योंकि गर्मी ज्यादा होने लग गई तो बैठने का हिसाब किताब बन नहीं पाता। एसी यहाँ पे मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा आपके जैसा टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर्स हैं, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, और आपका ये दो चैप्टर हुए। अभी मैं शुरू में इनिशियली यही करता हूँ। तो जो बुक्स है आपको रिकमेंडेशन करी हुई है मैंने, संदीप सर की बुक है। ये चैप्टर्स भी मैं संदीप सर की क्लास उससे ही बुक से ही करा रहा हूँ। तो इसी बुक के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बुक तो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो बुक तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ही सकते हो। संदीप सर के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, मतलब मैंने भी वहीं से इनिशियली डाउनलोड करके डाली है, तो आपको वहां से मिल जाएगी। वहां से आप बुक डाउनलोड करके सॉल्यूशन मैं आपको हैंड रिटन इन दो चैप्टर्स के जल्द से जल्द 3-4 दिन के अंदर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। आप वहां से अपने डाउट्स फटाफट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये मैं कर दूंगा, मतलब ये आपको इस हफ्ते की 25-26 तारीख तक, क्यों 25-26 को मेरे को भी कहीं निकलना है, तो मैं जहां तक है 25 या 26 तक ये काम कर दूंगा। ठीक है, एक एटलीस्ट आपको टाइम एंड वर्क तो पूरा मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क प्लस में उसके सॉल्यूशन जो हैंड रिटन मेरे मैंने भी चैनल पर डाले भी थे कुछ हैंड रिटन नोट्स, तो उस पर अगर किसी को रिव्यू देना है तो दे सकता है कि वो ठीक है या उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, फॉन्ट थोड़े छोटे बड़े हैं, छोटे मैंने इसलिए करे कि ज्यादा अगर किसी को प्रिंट आउट निकलवाना हो तो भैया उसे कोई दिक्कत ना है, वैसे उनकी प्रिंट आउट निकलवाने की कोई जरूरत नहीं। आप किताब का प्रिंट आउट निकलवाओ, उसके सॉल्यूशंस को अपने हिसाब से करते चले जाओ। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के जो आपको है वो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 था हमारा, हम 50 तक कर चुके थे, उसके बाद हम ये सारे हम कर चुके हैं पहले, और इसके बाद भैया हमारा 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होती है आज की क्लास। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने पहले 20 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज आपका प्रैक्टिस सेट नहीं है, प्रैक्टिस सेट आपका कल आएगा। और जहां तक है आपकी जो इंग्लिश वाली क्लास है वो भी कल ही आ पाएगी, मेरे को शाम को कहीं जाना पड़ जाता। ठीक है, वो भी नहीं आ पाई। 51 देख लेते, ए की है बी की है, ऐसे 20% अधिक है। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे क्वेश्चन को लिखते चले जाओ। भाई ए की है बी की है ऐसे 20% अधिक है, यानी कि अगर ये 100% है तो 120 है। अगर मैं इसको कट करता हूं तो मेरे को पता चलता है कि आई के बीच में 6 और 5 का रेशो। क्वेश्चन ने आगे बोला कि बी की आय सी की आय से 30% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। सी की आय से यानी कि सी को 100 मानेंगे और बी को 130 हो जाएगा, तो यहां से जो रेशो आ जाएगा वो 13:10 आ जाएगा। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, इसके लिए मेरे को तीनों का पता होना चाहिए रेशो। तो भैया मेरे को यहाँ पे मैं छोटा छोटा सिंपल मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक बार। ये 6 है, ये 5 है, ये दूसरे वाले रेशो से बी कितना है 13, जो कॉमन है वो ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, और ये 10 है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करनी है, 13×78, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करनी है ऊपर नीचे की, 13×5 65 और 10×5 50, और आपके पास ये रेशियो जो आ जाएगा वो ए बी और सी का आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने डिमांड क्या करी थी कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, 28 कम है। किसकी आय से, ए की आय से कंपैरिजन करा रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कितनी कम है, तो भैया 28 कम है कितने पे, 78 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अप्रोक्स में है, तो मैं एक बार 4 से काट लेता हूँ। 4 7 7 चौक 28, 4 एकम 4, और नहीं 4 से नहीं कटेगा, 4 से तो नहीं कट पाएगा। चलो ठीक है, ऐसी बिना उसकी काटे कर लेते हैं, सीधी सीधी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर मैं सीधी सीधी मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा आता है 2800 बटे में 78। जब मैं इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 तिया 21 आएगा। 30 से ऊपर एक ऑप्शन तो ये है और एक ऑप्शन ये है, बाकी ये भी नहीं होगा। 4 पे तो ज्यादा हो जाता तो ये नहीं होता,
ये मैंने अपना ऑप्शन देख लिया। 7 या 21 यानी कि 210 और 8 या 24 यानी कि 234, 234 280 में से गए तो हमारे कितने बच गए? 460। तो 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42 पे जाएगी कहीं ना कहीं, यानी कि ये अप्रोक्स आएगा 36 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना तो 35 है ना तो 34 है, तो हमें चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शंस को हमेशा दिमाग में रख के चलो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम हो सके। ये सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। इसको हम नहीं कराने वाले। किसी को नहीं होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देते। रमन एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। भाई 30% अंक प्राप्त करे, मैंने बोला परीक्षा में टोटल जो मार्क्स थे वो 100% थे। 100% में से एक बंदा 30% ले आता है और 30 अंकों से फेल हो जाता, तो मैं ये कह सकता हूँ 30% प्लस में 30 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स हो गए। ये मेरे पासिंग मार्क्स हो गए। अगर ये मेरे पासिंग मार्क्स हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी? भैया 30% प्लस में 30 जो है वो बराबर हो जाएगी 60% के। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो मैं सीधा सीधा यहाँ 60% को इधर डाल दूंगा, तो मेरे पास क्या जाएगा भैया? 30% इज इक्वल टू 30 के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100%, क्योंकि मुझे टोटल नंबर निकालने, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/30 मल्टीप्लाई में 100। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सो इसे काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 100। 100 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अनिल अपनी आय का 30% स्कूल दान में देता है। क्वेश्चन फिर से शेष का वाला ही है, बहुत ध्यान से करना। शेष का वाले ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं जब टीचर्स को फंसाना होता है, मतलब एग्जामिनर को आपको फंसाना होता है, तो शेष का वाला क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल वाला नहीं आएगा। जनरली क्या हो रहा है, डीएसएसबी के जो बैचेस बन रहे हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, वो मैंने नोटिस करा है कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मल वाले और एक दो क्वेश्चन शेष का वाले डाल रहे हैं, जबकि जब आएगा तो आपका शेष का वाला क्वेश्चन फंसेगा, नॉर्मल वाला नहीं फंसेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अनिल अपनी आय का 30% स्कूल को दान देता है। भैया टोटल इनकम तो मेरे को पता है कि 100% होगी। 100% में से 30% तो स्कूल को दान दे दिया। ठीक है। शेष का यानी कि रेस्ट का 70% उसने बैंक में जमा कर दिया, बैंक लिख लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा यदि उसके पास अब भी 9,765 रुपए बचे, मैंने बोला अगर 100 में से 30% यहाँ पे खर्च हो गए तो कितने बचे? 70 बचे। 70 बचे तो 70% का 70% कितना हो गया? यहाँ पे खर्च कर दिया 70 का 70%, यानी कि 49 इसने यहाँ पे खर्च कर दिए। भाई 30 यहाँ पे खर्च कर दिए थे, 49 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया इसका? 49 प्लस में 30 कितना हो गया हमारा? 79% का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। 79 का टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे सेविंग दी हुई है, मेरे को तो यहाँ पे ये सेविंग दी हुई है। तो मैं बोलूंगा कि 100 रुपए तो वो कमा रहा था, 100% कमा रहा था, 79 का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो सेविंग कितने की कर रहा है? तो सेविंग बराबर कितनी हो जाएगी? 100% माइनस में 79% यानी कि 21%। इसी की वैल्यू रुपए में मेरे पास ये है, यानी कि 21% की वैल्यू जो है वो 9765 है। मेरे से अनिल की आय पूछी, अनिल की आय मैंने 100% मानी थी, तो 100% इज इक्वल टू 9765 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई बाई 100। जब मैं इसको इससे कट करूंगा तो भैया ये, इसको जरा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना के लिख लेते हैं। ठीक है। तो 21 21 21 चौका चौके पे जाएगी, तो 21 चौका कितना होता है? 84। 84 से बचेगा 13, 13 से बचेगा हमारा छिक पे जाएगी, फिर छिक पे जाएगी तो 136 में से 136 में से हमारे 126 घटेंगे तो 10 बचेगा, 105 हो गया, फिर 5 पे चली जाएगी। मतलब कि ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 46500, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46500, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 46500। ठीक है। कुछ गलत काटा है क्या? 46500, ठीक है।
सही तो है, 4 6 5 0 0। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, 54 के बाद 55 की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं का 112% हो जाती है। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर 5 जोड़ रहा है तो संख्या तो अपने आप में 100% होगी। अगर उसमें से ये 5 प्लस कर दिया और ये 112 हो गया, तो मैं सीधा सीधा सिंपल यहीं से कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा 12.5 है, इसी एक्स्ट्रा 12.5 की वैल्यू जो है 5 है, क्योंकि इसके ऐड होने पे आ रहे हैं। तो यहाँ से 100% की वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मैं निकाल देता हूँ भैया, 5/12.5 मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, 5 से ये 25 बार कटेगा, 25 से ये 24 बार कटेगा, यानी कि 40 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 भी सिंपल सा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बाकी सोल्यूशन आप खुद करना। पी क्यू का 4% है, पी जो है वो क्यू का 4% है, तो हम क्यू को यहाँ पे 1 मानेंगे, जिसके बाद क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा पी, यानी कि पी 4 हो जाएगा और क्यू 1 हो जाएगा। अब दोबारा रिपीट करके देखो, क्यू पी जो है वो क्यू का 4 गुना है, हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको एक बार क्लोज टैली और मानना है। क्वेश्चन को एक बार लिख के यहाँ पे और फिर उसको एक बार दोबारा से देखना है कि क्या मेरी जो स्टेटमेंट है मेरे लिखे हुए से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ऐसी तरीके से आपकी इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कम कितना है, 3 है। पी से बोला है तो मैं पी से कंपैरिजन करवा रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए। क्यू इज हाउ मच परसेंट लेस देन पी, किससे तुलना करवा रहा है, पी से तुलना करवा रहा है। पी को नीचे डाल देंगे, डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25 दिया, 75% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि क्यू जो है वो पी से 75% लेस है। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद चलते हैं 57 की तरफ। दिखने में आपको ऐसा लग सकता है, जो नया कोई होगा, तो जिसने नहीं करा होगा तो उसको ऐसा लग सकता है कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को हम कई बार कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट में क्वेश्चन आता है, आपका छूट वाले में क्वेश्चन आता है, आपका ये मेंसुरेशन वाले में आता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर में आपको मिलेगा, हर चैप्टर में आपको मिलेगा इस पैटर्न का क्वेश्चन। तो ये जो आयतन दिया हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस हाँ आपको यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू किसके, 4/3 पाई आर की क्यूब। अब आपको इस पूरे फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो सिर्फ आपको आर से मतलब है कि आर की मल्टीप्लीकेशन कितनी बार हो रही है। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये आर की क्यूब का मतलब यहाँ पे होता है कि आर की मल्टीप्लीकेशन 3 बार हो रही है। ठीक है, अब अगर आप अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर थोड़ा याद करेंगे, तो वहां पे क्या होता था कि 20% की वृद्धि हुई हर साल 3 साल के बाद, बताओ। ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते थे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, ए प्लस बी प्लस माइनस जो कुछ भी अंदर से बाहर आएगा, ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। एक सेकंड देना मुझे। हेलो, हेलो, हाँ जी। मेडिकल स्टोर, नहीं, क्या हुआ, मैं 10 मिनट में कॉल करूँ। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, उसके लिए हम इस फॉर्मूले का 2 बार यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक तरीका ये, एक तरीका मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बताया था कि अगर मेरे को 3 साल की बात कर रहा है तो मैं उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं कि 3a और a की क्यूब, हर उसका 2 इनिशियल लेने हैं, सिर्फ हर बार के 2 इनिशियल लेने हैं।
ठीक है, या तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो 2 बार, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब मैं दोनों से ही बता देता हूँ। जैसे कि ए और बी यहाँ पे तो सेम ही है, 20% की वृद्धि हो रही है, और कितनी बार हो रहे हैं, 3 बार हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, किसी को ना आता हो बेसिक तो वो ठीक से, क्योंकि किताब हमारा करने का पर्पज ये है जिससे कि हम बेसिक को कर सके। ठीक है, वरना मैं तो फटाफट फटाफट इस वाले फॉर्मूले को लिखवाता और इसको करवा के निकल लेता। अगर प्रैक्टिस सीरीज वगैरह का कुछ सीन होता तो मैं वैसे करा लेता, पर यहाँ पे हम जब चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज में इन डेप्थ ही पढ़ेंगे। तो आर मेरा यहाँ पे 3 बार है, तो मैं इस फॉर्मूले को अगर 2 बार लगाऊंगा तो पहली बार अगर 20 और 20 पे लगाता हूँ तो मेरे को ए और बी कितना मिल जाता भैया, 20 प्लस में 20। क्योंकि यहाँ पे वृद्धि ही हुई है दोनों कंडीशंस में, तो प्लस का ही बाहर निकलेगा, तो सीधा प्लस का ही लिखते हैं बस, 20 और डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस में 4, यानी कि पहली कंडीशन में अगर हमसे 2 साल का पूछा होता तो वो हमारा आ जाता 44%। ठीक है, 2 बार होता, अगर स्क्वायर होता यहाँ पे तो वो आ जाता 44%, लेकिन हमारे पास तो भैया क्यूब है तो हमें एक बार और लगाना पड़ेगा। दूसरी बार किस पे लगाएंगे, दूसरी बार हम 44% और जो बचा हुआ एक 20% है उस पे लगाएंगे, तो यहाँ पे प्लस ही निकल के आएगा, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 को ऐसे छोड़ देते हैं तो ये 88, तो 8.8 बाहर आ जाएगा, यानी कि 64 प्लस में 64% प्लस में 8.8, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72.8। ठीक है, एक तो आपका ये तरीका हो गया। एक हम इस तरीके की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना, हमें पीछे से स्टार्ट करना है। एक की क्यूब यानी कि 20 की क्यूब कितना होता है 8000, 8000 के शुरू के 2 लिखने हैं बस। ठीक है, ये बाकी हासिल चल जाएगा, ये वाला हिस्सा हासिल चला जाएगा। उसके बाद ए का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 यानी कि 4 दिया 1200, 1200 प्लस में 80 कितने होते हैं 1280। तो 1280 के जो लास्ट के 2 हैं सिर्फ वो लिखेंगे, यानी कि 80। 12 यहाँ से हासिल चला गया, 12 यहाँ से हासिल चला गया, यानी कि ये यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 20 रखूंगा तो 20 दिया 60 और प्लस में 12 कितना हो गया 72। और पॉइंट का लगाना है हमें यहाँ पे 3a के बाद, यानी कि यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ये आपका मेमोरी बेस पे आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म हो सकता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 तरीके ठीक है। आगे वाले किसी क्वेश्चन में मैं आपको तीसरा जो 3 वाला फॉर्मूला होता है एक बार वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और कोई टिपिकल सा थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जैसे आ सकता है ना 20% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हुई, 12% की वृद्धि हुई, उस वाले केस में क्या तरीका अपनाना है वो मैं आगे बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। P 150 है, Q 235 है, Q P के कितने प्रतिशत अधिक है। अभी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए आज की क्लास में, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में ही रहेगा। ठीक है, कुछ खुद भी करो। ठीक है, क्योंकि सारे में करूंगा फायदा क्या, आपका पेन चलना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन 10 बार करने हैं तब जाके आपकी प्रैक्टिस में आ पाएंगे। अगर कोई इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, किसी ने करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन जो ठीक है वो कर सकता है। 55 के बाद 58 के बाद चलते हैं 59 की तरफ। ए के वेतन में पहले 25 की वृद्धि होती है, फिर 20 की वृद्धि होती है। मैं पीछे अभी कराया तो यही वाला फॉर्मूला तो है, मैंने बोला तो हर चैप्टर में लगभग ये फॉर्मूला लगेगा। अलग अलग लैंग्वेज होगी लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ वृद्धि हो रही है तो यहाँ से सिर्फ प्लस बाहर आएगा, माइनस नहीं आएगा। अगर ये डिस्काउंट का क्वेश्चन होता तो ये माइनस बाहर आता। ठीक है, ए के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, आप इस फॉर्मूले में डाल लोगे आपको आंसर मिल जाएगा। और 2 वाला फॉर्मूला भी हम कई बार लगा चुके हैं, 2 ईयर्स या फिर 2 टाइम्स की बात करेगा, तो आप इस फॉर्मूले को भी उस लगा सकते हो 2a स्क्वायर। लेकिन प्रिफर कब करना है, जब परसेंटेज सेम हो, वेट परसेंटेज आर सेम। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आप जाइए इस वाले फॉर्मूले पे, वेन परसेंटेज आर नॉट सेम। ठीक है, ये प्रेफरेंस है। अगर सेम होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में 20-20 ही था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन उस क्वेश्चन में भी ऐसी होता है 25% होता, 20% होता, तो हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को प्रिफर करते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम शॉर्ट करता है, लेकिन जब अगर परसेंटेज अलग अलग आ जाती है तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो फालतू में समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, अगर परसेंटेज अलग अलग आती है तो मैं पहला ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, और परसेंटेज अगर गलती से सेम दे देता तो मेरा बहुत टाइम बच जाएगा, मैं ये वाले फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, 3 टाइम्स का फॉर्मूला मैंने पीछे लिखवा दिया।
60 पे चलते हैं। चावल की कीमत में 20% की कमी होने के कारण राम 1 किलो चावल और खरीदने में सक्षम हो जाता है। राम का बजट 120 रुपए, मूल कीमत ज्ञात कीजिए। भाई 120 रुपए में 20% की कमी हो गई। क्वेश्चन को समझो, 120 रुपए लेके गया था, पता चला रेट तो भैया 120% कम हो गया, यानी कि जितने रुपए के जितनी चीज के लिए वो 120 रुपए लेके गया था वो 20% कम में उसे मिल जाएगी, यानी कि 20% कम में मिल जाएगी, यानी कि इतने कम में मिल जाएगी। कह सकता हूँ इतने कम में क्या मिल रहा है भैया, इतने कम में 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है, 1 किलोग्राम चावल और मिल रहे। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये 1 किलोग्राम चावल की कीमत होगी। अगर मैं इसको इससे काट दूं, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1 kg का जो प्राइस है वो 24 रुपीज हो गया है, यानी कि अभी जो गिरावट के बाद प्राइस है ये 24 रुपीज है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो प्राइस आएगा ये हमारा गिरावट के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये गिरावट वाली कंडीशन पे अप्लाई करा था। ठीक है, अब अगर ये गिरावट वाला प्राइस आ गया है और मेरे से क्या पूछ लिया है, मेरे से पूछ लिया मूल कीमत पूछ ली है। भैया 100 रुपए की चीज जो पहले थी वो 80 की हो गई थी, क्योंकि 20% की कमी हो गई थी। तो प्राइस में क्या हुआ था, प्राइस हमारा 5 से 4 हो गया था। 4 की वैल्यू जो कम हुए की वैल्यू है वो मेरे पास 24 रुपए आ चुकी है। 24 रुपए आ चुकी है, कितने गुना है, 6 गुना है। तो 6 गुना है तो मैं भैया इसका भी प्राइस निकाल सकता हूँ इजिली। अगर मैं इसका भी 6 गुना कर दूं तो प्राइस की जो पहले कीमत थी वो कितनी हो जाएगी, 30 रुपए हो जाएगी। सीधा सिंपल सा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, भैया जो 24 है ये 80% की वैल्यू है, 80% की वैल्यू 24 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 24/80 मल्टीप्लाई बाई 100। बात वही है, कहीं से पकड़ लो, 12 80 8 8 24 3 और ये 30 रुपए। ठीक है, कहीं से पकड़ लो, बात वही है, जैसा आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें कह रहा है यदि चीनी की कीमत में 11% की कमी होती है, यदि चीनी, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे मतलब कि इसका तरीका जो है उसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब पढ़ लेते हैं, यदि चीनी की कीमत में 11% की कमी होती है तो खपत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उपभोग में व्यय में कोई कमी ना आए। मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं। मेरे पास यहाँ पे एक तो कंजम्पशन है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कंजम्पशन है, और एक प्राइस है, ठीक है, और एक एक्सपेंडिचर। तो जो मेरा एक्सपेंडिचर है, मैंने ये कई बार पढ़ाया है कि एक्सपेंडिचर है वो डिपेंड करता है 2 चीजों पे, प्राइस पे और कंजम्पशन पे। भाई जितना प्राइस होगा और जितना कंज्यूम करोगे तो उस पर डिपेंड करेगा। अब इस कंडीशन में मेरे को 3 चीजें, देखो दी तो परसेंटेज एक ही है लेकिन एक्चुअल में दी तीनों है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि इसने कहा कि प्राइस में 11% की कमी होती है। भाई मैंने बोला प्राइस अगर पहले 100 था, 11 की कमी के बाद 89 हो गया होगा, ठीक है ना, 89 हो गया होगा। अगर मैं इसके नीचे कंजम्पशन लिख लूं और 100 मल्टीप्लाई में कंजम्पशन करूंगा तो यहाँ से मेरा एक्सपेंडिचर आएगा, यहाँ से मेरा एंड रिजल्ट जो है एक्सपेंडिचर आएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर के बारे में ये कह रहा है कि ना तो वो इंक्रीज हो, एक्सपेंडिचर इज नॉट डिक्रीज, ना तो वो इंक्रीज हो ना तो वो डिक्रीज हो। ना तो इंक्रीज हो ना तो डिक्रीज का मतलब है एक का एक ही रहे, जैसा था पहले वैसा ही रहे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मेरे को यहाँ पे कंजम्पशन निकालनी है तो देखो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये मेरा कंजम्पशन इसकी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इस पे लिख देता हूँ तो ये मेरी कंजम्पशन बाद वाली आ जाएगी। ठीक है, जब प्राइस 100 से 89 हो गया तो कंजम्पशन 89 से बढ़ के 100 हो गई। ठीक है, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ वन लाइनर क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े भी आते हैं। जब बड़े आते हैं तो वो जो छोटी छोटी ट्रिकें होती है ना वो काम नहीं करती। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको आपकी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कि 11 नीचे 100 लिखो, 100 में से उसे माइनस कर दो, उल्टा करके लिख दो। भाई साहब जब बड़े क्वेश्चन आते हैं, जब थोड़े ठीक बनाता है एग्जामिनर, तो ये ट्रिके विके काम नहीं कर पाती फिर। ठीक है ना, तो इस तरीके को समझो। कंजम्पशन जो है वो 89 से 100 हो गई, यानी कि 11 बढ़ गई। कितने पे बढ़ गई, बेसिक कंजम्पशन कितनी थी, 89 थी। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई 100 करूंगा
तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि पॉइंटों में आंसर होगा। और मेरे को यहाँ से ना आराम से दिख रहा है कि मेरा जो आंसर है वो पॉइंटों में आएगा। तो ना तो 13 हो सकता, ना तो 12 हो सकता, ना तो 11 हो सकता। लेकिन क्योंकि ऐसा हो सकता है अप्रोक्स में आंसर दियो तो 13 हो या 11 हो, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए 12 दे दियो, तो मैं यहाँ पे एक बार निकालूंगा, ठीक है ना, एक बार निकालूंगा फिर देखते हैं। तो मैं इस डायरेक्ट काट लेता हूँ भैया, 1100 बटे में 89, 89 से काटूंगा तो 89 बन जाए, 89 कितना बच गया 11, 21, 210, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 होता है, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो 12.36 मेरा यहाँ से कंफर्म आंसर हो जाएगा, 12.36। ठीक है, बाकी को मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। 61 के बाद 62 पे चलते हैं। ए के वेतन बी के वेतन से 17% अधिक है, तो ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। 63 पे चलते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इसमें एक छोटा सा रिवर्स एलिगेशन का कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे रिवर्स एलिगेशन। रिवर्स एलिगेशन, हाँ रिवर्स एलिगेशन की भी जरूरत नहीं है, एलिगेशन से काम हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यार वो पूरा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा फिर आपको, वो तो बहुत लंबा है, उसको तो 4-5 क्वेश्चन लगा के दिखाने पड़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। थोड़े से बेसिक से करते हैं, अभी के लिए से बेसिक से करते हैं, जब हमारा मिक्सचर एलिगेशन वाला चैप्टर चलेगा उसमें करेंगे उसे पूरी तरीके से, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन ने बोला कि शराब और पानी के 8 लीटर घोल में शराब का प्रतिशत 13% है, शराब 13% है भैया, टोटल 100% है, 100 में से 13% जो है वो शराब है, बाकी बची हुई 87% जो है वो वाटर बच गया, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है, और ये हमारा टोटल मिक्सचर है। क्वेश्चन ने बोला फिर 2 लीटर पानी मिला दिया गया, अब 10 लीटर हो गया भैया, 10 लीटर हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, 10 लीटर हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे 8 लीटर था, यहाँ पे 10 लीटर था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन तो 100% ही रहेगा, लेकिन क्या कितना रहेगा ये नहीं पता भाई, सॉल्यूशन तो अपने आप में 100% ही रहेगा। एल्कोहल क्योंकि यहाँ पे वाटर ऐड कर रहा है तो यहाँ पे वाटर बढ़ जाएगा, वाटर का परसेंटेज, एल्कोहल का कम हो जाएगा, इतना भी कंफर्म हो गया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हो रहा, उससे भी हमारा कोई भी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मुझे क्वांटिटीज निकालनी पड़ेंगी। अगर 100% की जो वैल्यू है वो 8 लीटर है तो मैं 13 की निकाल सकता हूँ, इस 13 की मैं निकाल सकता हूँ इजिली। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, हाँ ठीक है, इसको 10 लीटर को नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, 10 लीटर, ठीक है। अगर 100% की वैल्यू 8 लीटर है तो मैं 13 की निकाल सकता हूँ, 13 की कितनी हो जाएगी, 13 8 8 24, 8 एकम 8 13, 13 8 104, 104 बटे 100, ठीक है, 104 बटे 100 लीटर हो जाएगी। और 87% की कितनी हो जाएगी, 87% की हो जाएगी 87 मल्टीप्लाई में 8, यानी कि 8 7 56 का 6, 5 हासिल, 8 8 64 और 5 64 और 5 69 बटे 100। लेकिन इसमें तो 2 लीटर और ऐड कर दिया, यानी कि अगर मैं आपकी क्वांटिटी की बात करूं तो 104 लीटर तो ये होगा, 104 बटे 100 और 200 प्लस में 696 से कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 896 बटे में 100, ठीक है, 896 बटे में 100 ही हो जाएगा। अब अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं नए मिक्सचर में टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो 10 लीटर है, 10 लीटर में से 104 बटे 100 जो है वो हमारा क्या है, एल्कोहल है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 104 बटे 100 बटे में 10 बटे में 1 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ये इससे कट जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10.4% जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एलिगेशन से एक लाइन में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस सीरीज में इतनी जल्दी एलिगेशन का वाला पार्ट कराना ठीक नहीं है, जब तक मिक्सचर एलिगेशन नहीं होता वाला पार्ट अभी के लिए इग्नोर करो, जब होगा तब मैं करा दूंगा, ठीक है ना, जब मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है इस सीरीज को शुरुआत से पढ़ने वाला जो बच्चा है वो इस पार्ट को समझ सकता है, ठीक है, तब तक मैं नहीं कराऊंगा।
मैं खामखा अपने बढ़ावे के लिए करा दूं, समझ में आए ना आधो को, मतलब आ जाएगा, मुझे पता पढ़े लिखे बच्चे सारे यार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझो। तो 104% जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको बाद में बोलने लगा इसका तो सिंपल सा सोल्यूशन है, क्या गुणा भाग करवा दी, ठीक है। 100 तो 64 के पास चलते हैं सीधा, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो, ठीक है। प्लीज कमेंट, प्लीज कमेंट द आंसर। तो आपको एक हार्ट तो मिल ही जाएगा, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि शेष का वाले क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं, फिर बाकी का 15%, फिर बाकी का 20%, ये इस तरीके का ही क्वेश्चन है। तो ये प्लीज आप एक बार करो सोल्व, और मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करो, मैं देखूं कि कितने लोग सीरियस होकर देख रहे हैं, मतलब पता तो चले कि हम शुरू के 10 मिनट देख के चले जाते हैं लोग। तो 64 के बाद चलते हैं 65, हमारा गायब है, सॉरी स्लाइड गायब हो गई। 66 पे चलते हैं। 18 सेंटीमीटर 12 mm का कितने प्रतिशत है? अगर मैं बात करूं तो इसके लिए मेरे को पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर की बात करूं तो मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 180 mm। 12 mm 180 mm का कितना प्रतिशत है? काट दो, 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12, 36 18, 6 दूनी 12 और 3 से कटेगा नहीं, तो 20/3 कितना होता है हमारा? 6.66%, यानी कि 6.67 लिख सकते हैं इसको, 6.67%, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूजन इसमें ये हो सकता था, ठीक है यार, कंफ्यूजन तो इसमें ये भी हो सकता था। देखो इसके दोनों राइट आंसर हो सकते हैं, इसके दो राइट आंसर हो सकते हैं, इसके ये दोनों जो है ये दोनों के दोनों ही राइट आंसर हो सकते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि डीएसएसबी ने इसका जो आंसर है वो क्या दिया था। मेरे को एक सेकंड देना, मैं वो चेक कर लेता हूँ डीएसएसबी ने इसका आंसर दिया क्या है एक्चुअली। 60 कहता है 66 था ना, 66 ये हमारा 66 यानी कि पीछे होगा। तो जो हमारा डीएसएसबी ने आंसर दिया है वो हमारा आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाला आंसर डीएसएसबी द्वारा मार्क है, और मेरे को लगता है इस पे चैलेंज डाला होगा, और इसके ना बहुत आंसर फाइंड करेंगे होंगे कि ये दोनों आंसर ही ठीक है। क्योंकि आप अगर 7 को उधर लेके जाओगे, अगर 7 को इसको हटाते हो तो ये पहिया वाला 7 बन जाएगा, फिर तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है इस हिसाब से। तो डीएसएसबी ने जो मार्क करा था वही आप मार्क करके आएंगे इन दोनों केसेस में। अगर दो बोथ आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं तो उसमें तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ यही करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 1912 में लक्षद्वीप की जनसंख्या 12,000 थी। 10 वर्षों बाद पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या 12,982 हो जाती है। भैया जी 1912 में एक जनसंख्या थी, कितनी थी? 12,000। 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि 1922 की बात कर रहा है। 1900 में जनसंख्या जो है वो 12,982 हो जाती है। मैंने देखा कि कितनी बढ़ गई, मैंने देखा कि 982 बढ़ गई। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक तो एलिगेशन है, ठीक है, जनसंख्या को इग्नोर करो। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक एलिगेशन है जो नॉर्मली सबको आता ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसको तरीका है कि शिफ्ट कर दो, शिफ्टिंग। पहले हम जब शुरू में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था तो आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन हुआ करता था बकरी वाला और मुर्गी वाला। बकरी और मुर्गी पे हम शिफ्टिंग लगाया करते थे, लेकिन हमें तब तक पता ही नहीं था कि शिफ्टिंग होती क्या है। बस हमारे टीचर क्या कहते थे कि 4 पैर इसके हैं और 2 पैर इसके, एक काम करो 4 इसके मान लोगे तो 2 वालों की आ जाएगी, 2 वाले मान लोगे तो 4 वालों की आ जाएगी, ठीक है। गाय की मानोगे तो मुर्गी की आ जाएगी, मुर्गी की मानोगे तो गाय की आ जाएगी। तो हमने तो देखो ऐसे पढ़ा था, लेकिन ये शिफ्टिंग का खेल है। शिफ्टिंग का क्या खेल है? मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि 12,000 पे जो जनसंख्या बढ़ी वो पुरुषों के हिसाब से बढ़ गई सारी, ठीक है। या फिर आप अगर मैं बात करूं तो मेरे को दोनों निकालने, तो मैंने बोला भैया मेल में 6% बढ़ रही है और फीमेल में 10% बढ़ रही है, यानी कि 6% प्लस में 4% बढ़ रही होगी, जाहिर सी बात है।
भाई 10% बढ़ रही है तो 6% और 4% बढ़ रही होगी। मैंने बोला अगर मैं बोलूं कि ये जो 6% है ये दोनों में ही सेम है, तो मैंने बोला पूरी जनसंख्या पे 6% बढ़ा देते हैं, तो ये 4 पर जो बच जाएगा वो 4% की वैल्यू हो जाएगी। मैंने बोला 12,000 पे पूरे पे 6% बढ़ा देते हैं, तो फीमेल की जनसंख्या का जो 4% है ये बच जाएगा बस। मैंने बढ़ा दिया, मेरे को पता चला कि 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, यानी कि टोटल पे अगर 6% बढ़ाता तो 720 बढ़ता, लेकिन एक्चुअल में तो 982 बढ़ा। एक्चुअल में 982 बढ़ा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अब जो ये बढ़ा हुआ है ये 4% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का है। अब जो बाकी बचा हुआ है ये 4% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन का है। कितना है मेरे को यहाँ से दिखाई दिया है कि 2 और 6 और 2, 262 है। 4% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पे 262 आ गई, तो मैं 100% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 262 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 छिंग 24 से तो कटेगा नहीं, 4 छिंग 24 से तो नहीं कटेगा, तो 5 से 2 से काट लेते हैं इसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ से फीमेल की पॉपुलेशन कितनी आ गई मेरी? फीमेल की पॉपुलेशन आ गई मेरी 0, 5, 15 का 5, 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 6 5 5 0। अब मेरे को फीमेल की पॉपुलेशन चेक करनी है, किसी 2 ऑप्शन में मैच कर रही है भैया? 2 ऑप्शन में नहीं मैच कर रही है, एक में मैच कर रही है, इस वाले सिर्फ इसमें। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमें सेकंड निकालने की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोग शिफ्टिंग समझ पाए होंगे। 1 2 3 क्वेश्चन और जैसे आएंगे इसमें, मैं उन्हें भी शिफ्टिंग से कराऊंगा जिससे कि आपको समझ में आए। अब शिफ्टिंग काम किस में करेगी? आपके परसेंटेज चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस चैप्टर में, CISI वाले चैप्टर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में तो बहुत ज्यादा काम करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपका तोड़ के छोटा कर देगी। ठीक है, तो इस मेथड को थोड़ा सा दिमाग के बैक एंड पे रखना। क्वेश्चन नंबर 68 पढ़ लेते हैं। एक विद्यालय में n विद्यार्थी हैं जिसमें से कि 69% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 49% विद्यार्थी जो है वो हॉकी खेलते हैं और 54 विद्यार्थी दोनों चीजें खेलते हैं। n की वैल्यू याद करो। मैंने बोला भैया टोटल तो इसमें पूरे स्कूल में 100% होने चाहिए थे, लेकिन क्रिकेट खेलने हैं 69% और हॉकी खेलने हैं 49%। मैंने बोला ये तो ज्यादा बनते हैं भैया, कुल मिला के ये तो 118% खेलने होने सोचिए थे, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा के 18 है, ये एक्स्ट्रा के जो 18% है ये बहुत खेल ले होंगे, तभी तो दोनों में काउंट होंगे। पर इसमें भी 18 काउंट हो जाएगा, इसमें भी 18 काउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे टोटल पे एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। 18% बोथ वाले हैं, उसी की वैल्यू मेरे को 54 दी है, यानी कि मेरे को क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 18% की वैल्यू जो है वो 54 है। तो 100 की पूछी है, n का मान पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई बाई 100, 18 दिया 54, यानी कि 300 हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज को एडजस्ट कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 हमारा खत्म। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ को चलते हैं। एक वर्ग प्रतिनिधि चुनाव में 17% वोट अवैध हुए। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन है। 17% अवैध हो गए, पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, वैध मतों का 55% मिला। बात को याद रखेंगे, तो मैं सीधा सीधा पहले बोल देता हूँ भैया ये 100 थे मत, 100 में से 17 अगर अवैध घोषित हो गए, 17 को अवैध घोषित कर दिया तो 83 मत बचे। 83 मत में से 55% जो है इस एक वाले को मिल गया जिसे जीता। टोटल उम्मीदवार जो थे वो 100 थे, यानी कि इस 100 की वैल्यू क्या कह रहा है? इस 100 की वैल्यू जो है वो 2000 थी। ठीक है, 83 का 55% एक को मिल गए, तो मैं ये कह सकता हूं कि 55/100 हो जाएगा। दूसरे वाले को 83 का 45/100 मिला होगा। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं इतने वोट, यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है? मेरे पास 100 की वैल्यू इसने मेरे को 2000 दे दी, 100 की वैल्यू 2000 दे दी, और मेरे से 83 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 100 की वैल्यू पूछ ली। बस इतना सही तो है। मैंने वैल्यू डालना सीखा था कि जो ये दिया हुआ है इसको नीचे डाल दो, जिसके बराबर मेरी वैल्यू है, बाकी ये मल्टीप्लाई कर दो। 83 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइडेड बाई 100,
2 जीरो 2 जीरो खत्म, 2 जीरो 3 जीरो खत्म, 1 जीरो बच गई। 1 जीरो यानी कि 2 पंजे 10 और 5 दिन 45। 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27। लास्ट में 7 आएगा। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 2 ऑप्शन आ रहे हैं तो हमें और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 9 तिया 27, 2 हासिल, 9 अट्ठे 72 और 2 74। 747 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑक्सफोर्ड सीरीज की आज की क्लास का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले 3-4 बार हो चुका है, लेकिन आखिरी क्वेश्चन जो है ये दोबारा से आ गया। मैंने आपको बोला, मैंने आपको पहले ही 2-3 बार बता चुका हूं कि टोटल जो इनकम है वो डिपेंड करेगी किस पे, सॉरी टोटल इनकम जो है वो हमारी डिपेंड करेगी किस पे, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग पे। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक है, इस क्वेश्चन ने वही खेल कर रखा है, मेरे को व्यय दे दी, बचत दे दी, टोटल इनकम नहीं बताई है। तो मेरे को यहाँ पे इसने एक्सपेंडिचर दे दिया 7, सेविंग दे दी 3, एक्सपेंडिचर दे दिया 7, सेविंग दे दी 3। तो मैं यहां से सीधा सीधा कह सकता हूं कि इनकम इन दोनों का सम होगा, यानी कि इनकम जो रेशो के हिसाब से बनेगी वो 10 बनेगी। अब उसने बोला आय में 20% की वृद्धि होती है। भैया 10 में अगर 20% की वृद्धि कर दूंगा तो मेरे को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 2 की वृद्धि होगी। 10 मल्टीप्लाई 20/100, 2 निकल के आ जाएगा। तो यानी कि आय जो है वो 10 से 12 हो गई। व्यय में 30% की वृद्धि होती है, एक्सपेंडिचर में अगर 30% की वृद्धि होती है तो मेरे को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि 2.1 की वृद्धि होगी, तो ये 9.1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, बचत में कमी का प्रतिशत बताओ। भैया 12 कमा रहा है, 9 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है, 2.9 की बचत कर रहा है। 2.9 की बचत कर रहा है, पहले तो भाई साहब 3 कर रहे थे, अब 2.9 कर रहे हैं, यानी कि 0.1 की कमी आ गई। 0.1 की कमी आ गई, 0.1 की कमी किस पे आई, 3 पे आई, तो मल्टीप्लाई बाई 100। इस पॉइंट से इसको काट देंगे, 3 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 3.33% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे कल। शाम की उम्मीद मुझे नहीं है क्योंकि मुझे जाना है, तो आप इसके बाद मिलेंगे कल। कल आपकी प्रैक्टिस की क्लास करेंगे, कोशिश करेंगे इंग्लिश की भी हो जाए और बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे साथ में ऑफशोर्ट भी चल जाए। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। आपका टाइम एंड वर्क का जो पोर्शन है मैं उसे कोशिश करूंगा, आप किताब अपनी निकलवा लो, निकाल रखिए तो बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन पढ़नी है तो ऑनलाइन पढ़ लो। उस बुक के जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कीस्टोन क्लासेस और पीवाईक्यूज वाले पे प्रैक्टिस सेट का वो डाला था ना स्क्रीनशॉट पेपर सॉल्यूशन का, तो उसी टाइप से सॉल्यूशन करा के मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगेगा तो आप एक बार बता सकते हो। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।